शिक्षा किसी खास वर्ग की मोहताज नहीं है और हर वो व्यक्ति सफल हो सकता है जिसने पहले असफलता का स्वाद चखा है। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। मैं वैभवी एक बार फिर किरदार जिंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो मेरे बोल थे, वो मेरे नहीं है, आज के किरदार के हैं। जी हाँ, आज के किरदार बहुत खास हैं क्योंकि उनकी उपलब्धियां भी बहुत खास है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनकी उपलब्धियां होती हैं, जो कुछ अलग होते हैं, वो हमारे किरदार का हिस्सा होते हैं। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने ऐसा काम किया है जो शायद कभी सोच कर लगे कि ऐसा भी होता है क्या। तो ऐसा ही होता है और हमारे कार्यक्रम में ऐसे ही लोग आते हैं। जो पंक्तियां मैंने अभी आपको सुनाई वो डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी की हैं, जिन्होंने सफलता असफलता के बाद सफलता पाकर इन बातों को रखा है। आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। आप शिक्षाविद भी हैं और भारत के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्तियों में से एक हैं। लेकिन ये यात्रा एक दिन की नहीं है। ये यात्रा कई महीनों की है, कई सालों की है। हमने जब बल्ब के बारे में सोचा, एक सामान्य सा उदाहरण दे रही हूँ इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, बहुत ज़रूरी है कि बल्ब का जब आविष्कार हुआ, तो बहुत सालों की तपस्या के बाद एडिसन ने खोज की। ऐसा नहीं है कि एकदम से उन्होंने कोशिश की और बल्ब हाथ में आके तैयार हो गया, नहीं, बहुत असफलताएँ उनको मिली, तब जाकर कहीं वो सफल हो सके। वैसे ही आज के किरदार हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। और इनके अंदर खास बात क्या है? इन्होंने 13 विषयों में यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। सबसे खास बात, हालांकि वेट लिफ्टर भी हैं, बाइकर भी हैं, बहुत सारी खूबियां इनके अंदर हैं। लेकिन ये खास बात है, बहुत सारे विषयों पर, अलग-अलग विषयों पर इनके जो इनकी सफलता, जिसको आज लोग कह रहे हैं कि वाह! बहुत अच्छा किया है आपने, लेकिन ये एक दिन की सफलता नहीं है, कड़ी मेहनत है, लगन है, तपस्या है। धीरे-धीरे उनके बारे में बहुत कुछ मैं बताऊँगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा बच्चा जो 9वीं में भी फेल हो गया था, बावजूद उसके आज शिक्षाविद होकर इतने विषयों के ज्ञाता बने। अब आप समझिए कि अगर हमारे घर का कोई बच्चा 9वीं में फेल हो जाए या स्नातक में फेल हो जाए, ग्रेजुएशन में फेल हो जाए, तो हम कहीं न कहीं हताश हो जाते हैं, हम थोड़ा निराश हो जाते हैं। लेकिन आज के किरदार से मिलने के बाद कतई आप निराश नहीं होंगे, कतई आप अपने बच्चे को बिल्कुल कहते हैं ना, डीमोटिवेट नहीं करेंगे, उसकी पीठ थपथपाएँगे और आप कहेंगे कि जब एडिसन कर सकता है, जब हमारे आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी कर सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। बिना किसी विलंब के उनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि उनका बड़ा परिचय है और बीच-बीच में मैं उनके बारे में आपको बताती रहूँगी। लेकिन बिना किसी विलंब के मुझे लगता है ऐसे व्यक्तित्व से आपको ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। तो चलिए हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप खुद शिक्षाविद हैं और आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। आपका स्नेह, आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। बहुत-बहुत अभिनंदन। हमारे साथ मेरे प्रिय मित्र ज़ियाउर रहमान जाफ़री जुड़े हैं, जो कि बहुत अच्छे गज़लकार हैं, समीक्षक हैं और अ, देखिए, किरदार के आने से पहले ही उन्होंने अपने बारे में बता दिया कि मैं तो एक विषय में बड़ी मुश्किल से नेट कर पाया था। तो देखिए, इस तरह की प्रतिभाएँ हम तराशते हैं, तलाशते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के
हम उस व्यक्तित्व से बात करें जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है, और भी बहुत कुछ उनके परिचय में शुमार है। लेकिन एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति से पहले मुलाकात करते हैं, उनका परिचय मैं बीच-बीच में देती रहूँगी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। और जिस तरह से अ, जिस ऊर्जा से मैं मुझे लगता है मैं लबरेज़ हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इस पटल पर आपका आगमन हुआ है, और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और निसंदेह उन तमाम बच्चों के लिए, माता-पिता के लिए आज आप प्रेरणा के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति चाहता है कि हम बहुत आगे चले जाएँ, हम बहुत उज्जवल भविष्य पाएँ, या हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएँ, लेकिन उस सीढ़ी तक पहुँचने के लिए जितनी जद्दोजहद, जितनी मेहनत लगती है, और जिस तरह से आपने अपना परिचय दिया है, जिस तरह से परचम लहराया है, मैं पूरी टीम की ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ कि आपने मुझे दिया होने का। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमसे जुड़े। हमारे ट्रस्ट के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। सर, हम कार्यक्रम की जब भी शुरुआत करते हैं, चाहे कोई भी व्यक्तित्व हमारे किरदार जिंदगी का हिस्सा रहे, हम चाहते हैं कि वो अपने परिजनों के बारे में बताएं, परिवार के बारे में बताएं। तो मैं चाहूंगी कि आज उस परंपरा का निर्वहन आप भी करें, और आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। विभा जी, मैं मूलतः मुजफ्फरनगर का हूँ, और मेरी जो पैदाइश है वो मीरापुर की है। मीरापुर वो कस्बा है जहाँ महान साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी पैदा हुए। वो 1912 के आसपास शायद, या 1902 में पैदा हुए थे। मेरे जन्म की पैदा 1978 है। तो हम एक ही गली की पैदाइश हैं, और दुर्भाग्यवश मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया। मेरे पिताजी वहाँ कस्टम सेंट्रल इंस्पेक्टर थे। मेरे मैं पांच भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, दो मेरी बड़ी बहन है। और माताजी का देहांत तब हो गया था जब मैं 4 साल का था, एक असाध्य बीमारी के कारण। तो पिताजी ने और बड़े भाइयों ने और बहनों ने मुझे पाला है। और मैं अविवाहित हूँ, मैंने विवाह नहीं किया। और मैंने, जब मैं किशोरावस्था में ही था, तो मैंने प्रण किया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसके लिए बना ही नहीं हूँ। ये मैंने प्रण किया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो और घर परिवार के सब लोग मुजफ्फरनगर में ही रहते हैं। बस यही मेरा परिचय है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, बस इतना ही है। बस परिवार के बारे में मैंने बता दिया है। अभी अगर आपको कुछ और जानना हो तो मैं बताऊंगा। जी, बिल्कुल, हम बहुत कुछ आपसे जानेंगे, और आपने विवाह नहीं किया, इस बात पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं किया? क्या आपके गोल के आड़े आपका विवाह आ रहा था? ये सारी बातें हम करेंगे। डॉक्टर साहब का नेट ज़रा परेशान कर रहा है। दरअसल डॉक्टर साहब आज हमारे साथ ऐसी जगह से जुड़े हैं, जहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप पहाड़ों से जुड़े हैं, ऋषिकेश से। तो संभवतः ऐसी दिक्कत होती है। डॉक्टर साहब, एक बात है कि आप, जैसे कि मैं जान पाई हूँ, चौथी कक्षा में भी, 9वीं कक्षा में भी, ग्रेजुएशन में भी असफलता हाथ लगी, और उसके बाद एक जिजीविषा, एक 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 संकल्प, एक दृढ़ निश्चय, जिसकी वजह से आप इस ओर आए। और 13 विषयों में, ये कोई मामूली बात नहीं है। कोई खास ऊर्जा या कोई ऐसी शक्ति जिसको आप मानते हैं कि आपके अंदर वो है, और जिस तरह से आपने इतना अटेम्प्ट किया, और एक विषय पर करते-करते लोग पस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और आपने इतने विषयों का चयन किया, वो भी इतने मुश्किल-मुश्किल विषयों का आपने चयन किया है।
आपने क्या सोचा? कैसे लगा कि मतलब मुझे इस ओर जाना है? और ऐसी उपलब्धि पाना क्यों पाना चाहते थे आप? क्यों किया आपने ये? हमारे दर्शक ज़रूर इस बात को जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों? देखिए, जब मैं स्कूल में था तो मैं एक फिसड्डी विद्यार्थी था, बैक बेंचर जिसको कहा जाता है। मुझे चीज़ें बहुत देर से समझ में आती थी, लेकिन मुझे थोड़ा किस्से कहानियाँ, इतिहास, समाजशास्त्र ये सब पढ़ने का पहले से ही शौक रहा है। तो मैं चौथी क्लास में ही फेल हो गया था, और गणित वगैरह, विज्ञान, ग्रामर, इन सब में मैं हमेशा से कमज़ोर रहा। जब कक्षा 9 में 2 बार फेल हुआ, तो घर वालों की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई। तो उन्हें लगा कि ये शायद कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उन्हें लगा कि ये शायद 12वीं कर ले या 10वीं कर ले तो बहुत बड़ी बात हो गई। और फिर मैं बीए में 5 बार फेल हुआ, 3 यूनिवर्सिटी बदली, बड़ी मुश्किल से 3rd डिवीजन से बीए हुई। फिर जेएनयू से एमए किया, जामिया से एमफिल की, पीएचडी की, और इतने सारे सब्जेक्ट में नेट किया। मुझे जो मेरी पुरानी असफलताएं थी वो हॉन्ट करती थी। हॉन्ट मतलब सताती थी, पीछा करती थी कि तुम काबिल नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो। तो इसी वजह से मैं बार बार एग्जाम देता था। मैंने जेएनयू का एंट्रेंस, जो भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कही जाती है, उसका जो एंट्रेंस है वो करीब 54 टाइम्स अपीयर हुआ हूँ मैं, सर्टिफिकेट कोर्स, बीए, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी के लिए। और 33 टाइम्स मैंने उसको 33 बार पास किया, अलग अलग सब्जेक्ट में। और फिर मुझे लगा कि तो जब मैं पास होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैंने एक किला जीत लिया। तो वो जो मुझे एक किस्म का जो एक मेंटल ऑर्गेजम मिलता था, एक सुख मिलता था, तो फिर मैंने यूजीसी नेट के एग्जाम देने शुरू किए। तो इसी सिलसिले में मैं पढ़ता गया, और 13 सब्जेक्ट में मेरा नेट हुआ। सबसे पहला नेट इंडियन कल्चर, फिर डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स और ड्रामा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, फिर समाजशास्त्र, फिर अरब कल्चर, इस्लामिक स्टडीज़, इसके अलावा बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन एंड पीस स्टडीज़, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, और आर्कियोलॉजी में भी मैंने नेट दिया। एंथ्रोपोलॉजी विषय में मैंने 2 बार नेट अपीयर हुआ, लेकिन मेरा पास नहीं हो पाया। हर बार 5-5 या 10-10 नंबर से मेरा रहा है। इसमें खास बात यह कि मुझे कभी कोचिंग नहीं लेनी पड़ी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और कभी भी मुझे तैयारी नहीं की मैंने डांस के जेआरएफ को लेकर। डांस में मेरा जेआरएफ भी है। तो इस तरीके की सफलताएं प्राप्त होती रही। इसके अलावा मैंने जेएनयू से सर्टिफिकेट कोर्स किया उर्दू में, और लैटिन जी। लैंग्वेज में मेरा डिप्लोमा है। डांस में मेरे पास डिप्लोमा है, और पौरोहित्य, जो पूजा पाठ करवाने में, मेरे पास लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, तो सर जो डीम्ड विश्वविद्यालय, जी। वहां से डिप्लोमा है। और इसके अलावा ईरानोलॉजी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, और चाइनीज लैंग्वेज में मैंने हाई स्कूल की, और 2 साल मैंने स्पेनिश पढ़ी। जेएनयू में मैं ड्रॉप आउट हुआ था, बीए कर रहा था स्पेनिश से। और फिर मैंने ईरान में जाके कौम शहर में मैं वहां पढ़ाई करी, फारसी की। अभी 3-3.5 साल पहले मैं ईरान गया था, और अभी मैं 1.25 साल पहले ईरान से वापस आया हूँ। और ईरान से मैंने पढ़ाई की, और मैं वहाँ के टॉप थिंक टैंक का पार्ट भी रहा हूँ, और ईरान का मैं एक्सपर्ट हूँ, और मिडिल ईस्ट के टॉपिक्स का। ये है मेरी सर शैक्षणिक जी, यात्रा। सर इतने मुश्किल सब्जेक्ट को चुना आपने। ये एक चैलेंज है या फिर आपकी इच्छा थी कि नहीं मुझे मुश्किल ही, क्योंकि मैं बहुत क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से फेल होने के बाद आपने इतनी ऊर्जा के साथ आपने आगे पढ़ाई की, तो एक कंपटीशन था या आपके मन में ये था कि नहीं मुझे मुश्किल काम करना है, आसान तो सभी कर लेते हैं? तो ये वजह थी इतने मुश्किल सब्जेक्ट को, इतने मुश्किल विषयों को चुना आपने? हाँ, मेरी रुचियां रही हैं असल में। और जब अगर आपकी किसी चीज में रुचि हो तो वो मुश्किल चीज आसान हो जाती है। मामला ये भी है। तो मेरे लिए वाकई में जो मुश्किल है वो गणित है या फिजिक्स है, जो वाकई में मुश्किल है। लेकिन जिसमें मेरी रुचि है, जैसे इतिहास, सोशल हिस्ट्री या कुछ भाषाएं, तो उसमें मेरी रुचि है। जब मेरी रुचि है तो वो चीजें आसान हो गई मेरे लिए।
बिल्कुल सही कहा आपने, रुचि के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं और जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि तमाम बच्चे या माता-पिता उनके लिए भी प्रेरणा है कि आपको अगर सुनें, आपको अगर देखें, जानें, तो कहीं न कहीं जो बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन की भावना आजकल है और परसेंटेज के पीछे भागते हैं माता-पिता कि नहीं 95 आना चाहिए, 100% आना चाहिए। आज ही 12वीं का रिज़ल्ट आया है। और इससे पहले 10वीं का रिज़ल्ट आया था तो सारे बच्चे इवन मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे पड़ोस में 98% आने के बाद बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे 100% आना था और मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ इस रिज़ल्ट से। तो कहीं न कहीं बच्चे शिक्षा और ज्ञान के जगह पर नंबरों के पीछे भाग रहे हैं। एक शिक्षाविद होने के नाते आपकी नज़र में अगर ये दोष है तो इसको कैसे दूर करें या अगर संदेश के रूप में मैं आपसे कहूँ क्योंकि इतना फेस किया आपने, कहाँ से कहाँ पहुँचे और पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगी है। एक दिन का काम तो ये है नहीं। तो मैं चाहूँगी कि उन तमाम माता-पिता और उन बच्चों के लिए भी आप कोई संदेश ऐसा ज़रूर दें जिससे उनको समझना पड़े कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है, नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है। असल में मैडम ये जो नंबरों का जो उन्माद है ना, इसके पीछे बहुत ज़्यादा जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जो एक माहौल बनाया जाता है कि आपको आईआईटी ही में जाना है या फला जॉब करेंगे तो ही जिंदगी है, नहीं तो आपने जिंदगी से समझौता कर लिया। ये बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। मेरे खुद 10वीं में 48% नंबर थे, 12वीं में 50% नंबर थे, बीए में 3rd डिवीजन थी 39%। मैं यूपीएससी सेंट्रल पुलिस फोर्स एग्जाम 2 बार पास कर चुका, बहुत ही अच्छे हाई रैंक से, बिना किसी तैयारी के। एसएससी ट्रांसलेटर 2 बार पास कर चुका और ग्रोक में जो मल्टी लेवल पॉलीमैथ की जो टेस्टिंग होती है उसमें वर्ल्ड में मैं नंबर 1 हूँ और चैट जीपीटी की मल्टी सब्जेक्ट टेस्टिंग में मेरी वर्ल्ड में रैंक मिलियंस ऑफ यूजर्स के बीच में रैंक 2 है। तो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया, हमारी जो दोषपूर्ण जो शिक्षा पद्धति है, ये इसका कारण है कि जो पेरेंट्स हैं वो मजबूर हैं बहुत महंगे स्कूलों में पढ़ाने के लिए और इस परसेंटेज के ट्रैप में फंसने के लिए। अब मैं आपको बता चुका हूं और क्योंकि मैंने 16 साल इंटरव्यू दिया असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनौती दी, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, कि वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति 81 ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की कंबाइंड नॉलेज में मेरे से मुकाबला करके देख ले। ओपन चैलेंज है मेरा। ग्रुप में मैं बताया कि मैंने रैंक 1 हूं वर्ल्ड में और चैट जीपीटी में 2 हूं और ये मेरा चैलेंज बरकरार है। तो मैं खुद एक मिसाल हूं कि जो बच्चा जिसके लिए चौथी पास करना बहुत मुश्किल था, 9th में 2 बार फेल हुआ, 10वीं में मुझे खुद पास होने की उम्मीद नहीं थी। जिस दिन रिजल्ट आया था मेरी तबीयत खराब थी उस दिन। मुझे 10वीं पास होने की जो खुशी हुई थी, 13 सब्जेक्ट में नेट का रिकॉर्ड बनाने को उतनी खुशी नहीं हुई। तो ये जो रेट रेस है, इस रेट रेस में फंसकर लोग अपनी जिंदगियों को नष्ट कर रहे हैं। एक बच्ची के बारे में पता चला कि उसके 92% 92% नंबर आए और उसने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है ये बहुत ही हानिकारक है। और जेएनयू भारत की जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है, उसका एंट्रेंस बहुत ही टफ माना जाता है। उसको मैंने 33 टाइम्स पास किया है। तो 3 टेस्टिंग है और 13 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट, जेएनयू का एंट्रेंस 33 बार। और ग्रोक, चलो कोई बोल सकता है कि हो सकता है कि आपका कोई जानने वाला हो या नेट की आपको ट्रिक पता चल गई हो, लेकिन ग्रोक और चैट जीपीटी तो यूनिवर्सल है। ऊपर से मैं चैलेंज करके मैंने बोल दिया कि आके कोई भी मुकाबला करके देख ले, कंबाइंड ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें। तो ये बस मेरा ये कहने का मतलब है कि हौसला होना चाहिए और ये परसेंटेज के ट्रैप में ना फंसे। एक चाइना का एक बिलियनरी है, नाम भूल गया मैं, जो अली बाबा का जो ओनर है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसका कहना है कि मैं अपने बच्चे को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहता और मैं उसे बोलना चाहता हूं कि अगर तुम 2nd डिवीजन से भी पास हो जाओगे तो बहुत है, क्योंकि तुम अगर 2nd डिवीजन से पास भी हो जाओगे तो बाकी तुम दूसरी एक्टिविटीज कब करोगे। अभी 10,000 बच्चे पिछले साल या इसी साल ऐसे हैं जिनकी 99
लगता है डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप दोबारा से जुड़ें, क्योंकि पहाड़ों पे थोड़ी दिक्कत होती है नेटवर्क की। बिल्कुल सुरेंद्र शर्मा सागर भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, सभी कलेक्टर बन गए तो ऑटो कौन चलाएगा, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इतनी बार फेल होने के बाद तो इंसान घर बैठ जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने, घर बैठ जाता है और वो निराश हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल निराश नहीं हुए। और एक कहावत भी है, देखिए, लक्ष्मण नाम है इनका, और रामायण में कहा जाता है कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। तो नाम का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर मुझे लगता है ज़रूर पड़ता है, और नाम का प्रभाव ही है। जैसा नाम है उनका, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्पी रहे हैं, और तकदीर और तदबीर दोनों दोनों हो तभी मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल, ये भी बात सही है आपकी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब शीघ्र हमसे जुड़ें, और जिस अली बाबा के मालिक को वो ढूँढ रहे थे, जैकमा नाम है उनका, तो उम्मीद करती हूँ कि वो शीघ्र हमारे साथ जुड़ेंगे दोबारा। और तब तक आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, इस कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखिए, ऐसे-ऐसे व्यक्तित्व को हम ढूँढ कर लाते हैं जो शायद ढूँढने से भी ना मिले कई बार। तो मुझे लगता है कि आपका साथ है, और एक हमारी भी उम्मीद है कि हम इस तरह के कार्यक्रम लेकर आएँ, तो हम लेकर आते हैं, और मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ जाएँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो शीघ्र हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब आ चुके हैं। हाँ, एक व्यवधान आ गया था। तो नहीं, नहीं, मेरा कहने कोई का बात। मतलब है कि जो रेट रेस है ना, ये जो रेट रेस है ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और एआई का जमाना है, आगे आगे और भी बहुत सारे प्रोफेशन खत्म होने वाले हैं, तो अभिभावकों को इसके प्रति सजग होना चाहिए। वर्तमान में आप कौन से पद पर हैं डॉक्टर साहब? मैंने सरकारी सेवा में था मैं, तो मैं अनुवाद अधिकारी के तौर पर कार्यरत था केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में। तो मैंने त्याग पत्र दे दिया था ईरान जाने से पहले, और मैं अभी स्वतंत्र रूप से शोध कर रहा हूं। और मैंने ईरान में रहने वाली एक जोगी नाम की जाति है, जो भारत से ही माइग्रेट करके सैकड़ों साल पहले वहां पहुंची थी, तो उसके बारे में शोध किया। मैं स्वतंत्र रूप से शोध करता हूं जोगियों के बारे में। और दूसरी जो भारत की जो ज्ञान की परंपराएं हैं, यही मेरा विषय है। जोगी जोगी मतलब जो बाबा? जोगी एक जाति है। अच्छा। अच्छा, आप इस जिस अली बाबा के मालिक की बात कर रहे थे, जैकमा नाम है उनका? हाँ हाँ, जैकमा जैकमा। जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं सभी का अभिवादन करती हूँ, और आप सब हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें और इस कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करें। डॉक्टर साहब, इतने सारे विषय, इतनी सारी उपलब्धि, उसके बीच ये साइक्लिंग, ये बाइक राइडिंग और वेट लिफ्टिंग, ये शौक कैसे आपके अंदर आया? और ये तो पढ़ाई से बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये कैसे हुआ? आपने इसके बारे में मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को बताएँ कैसे? जब मैं टीनेज हुआ, क्योंकि ये बचपन से अलग ही फ़ील्ड है। मुझे बॉडी बनाने का शौक था। तो मैंने बॉडी बिल्डिंग करी 16-17 साल की उम्र से। फिर मैं
जेएनयू में अपने ग्रुप में, वेट ग्रुप में चैंपियन भी रहा बॉडी बिल्डिंग में, और पावर लिफ्टिंग में मैं फर्स्ट था। तो उस समय मैं फिसड्डी स्टूडेंट था, मतलब बार बार फेल हो रहा था, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छा कर रहा था। खैर जेएनयू में कोई बहुत बड़ा कंपटीशन तो नहीं होता बॉडी बिल्डिंग का, लेकिन मेरी हाँ ठीक ठाक थी, मेरी बॉडी अच्छी थी। और मोटरसाइकिलिंग तो मैं नेपाल गया अपनी पीएचडी के शोध कार्य के लिए, तो मैंने वहाँ के 75 में से 58 जिले जो हैं वो अपनी प्लेटिना से नापे, प्लेटिना से घूमा मैं। साधारण 100 सीसी की मोटरसाइकिल ले गया मैं, और मैं प्लेटिना से मैं हिमालय के दूरस्थ क्षेत्रों में गया, मैंने नदियां पार की, और जहां लोग बुलेट हिमालयन से नहीं जाते वहां मैं गया। तो मुझे लगा कि मैं पहाड़ों पर बहुत अच्छी मोटरसाइकिल चलाता हूं। तो उसके बाद मैंने रेड द हिमालय मोटरसाइकिल रेस में पार्टिसिपेट किया, और मैंने नौसिखिया होने के बावजूद भी मेरी चौथी पोजीशन आई। अगर मेरी मोटरसाइकिल में पंचर ना होता तो शायद मैं दूसरे नंबर पर रहता 200 सीसी तक की मोटरसाइकिल रेस में, जो वर्ल्ड की तीसरे नंबर की ऑफ रोड रैली होती है, रेड द क्या हिमालय। बात है, क्या बात है। तो वेट लिफ्टिंग करके अभी तो आप बड़े कमजोर से लग रहे हैं, लेकिन एक समय होगा जब नहीं, आप अभी मैं योग अभ्यास करता हूँ, कमजोर नहीं हूँ, लेकिन वजन मेरा वही इतना 85-80 केजी के आसपास है, और चेहरा बस ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि आज भी मैं 120 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ मुजफ्फरनगर से, 1.25 घंटे में 1.5 घंटे में बल्कि। हाँ। वाह! क्या बात है। हमारे साथ साधना शर्मा जी जुड़ गई हैं। साधना जी बहुत-बहुत नमस्कार आपको। और बिल्कुल देखिए ये सब भी एक अलग-अलग फ़ील्ड से आकर जैसे पढ़ाई में और बार-बार एक चीज़ मैं देख रही हूँ प्रोग्राम में, बार-बार आप बोलते हैं मैं फिसड्डी था, मैं बैक बेंचर था और उसके बाद एक स्माइल है आपके चेहरे पर। मतलब अ, कोई भी व्यक्ति अपने आप को फिसड्डी कह रहा है, अपने आप को फेलियर कह रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है आज आप काबिल हो गए हो इसलिए आप अपने आप को पुराना फिसड्डीपना आपको याद आ रहा है या आप इस तरह से कार्यक्रम में बोल रहे हो? या कोई ऐसा व्यक्ति भी है दुनिया में या आपको लगता है कि आप स्वयं होते कि आप फिसड्डी ही रहते, तब भी आप बोलते कि मैं तो फिसड्डी हूँ? नहीं, मैं जिन विषयों में, जैसे मैं गणित में फेल होता था, तो गणित में मैं आज भी फिसड्डी हूँ। गणित में मतलब पास होने लायक हूँ। अंग्रेजी ग्रामर में थोड़ा सा मैं वीक था, अंग्रेजी तो खैर कमांड हो गई है अब। तो मेरा मानना ये है कि ये जो दुनिया है, हमें खुद नहीं पता कि हम यहाँ क्यों हैं। तो जो दुनिया के सेट पैरामीटर्स हैं, हम उसके आधार पर अपने आप को जज क्यों करें। मान लिया पेड़ पर चढ़ने की का कंपटीशन होने लगे सारे जानवरों के बीच में, तो बंदर तो जीत जाएगा, जिराफ और मछली वगैरह तो जीत नहीं पाएंगे उसमें, या कुछ और जो बाकी सरीसृप है वो तो जीत नहीं पाएंगे। अगर ऐसे ही तैरने का कंपटीशन होने लगे तो मछली जीत जाएगी, बंदर हार जाएगा। तो सबके अलग अलग है फील्ड, कोई किस मामले में फिसड्डी है, कोई किसी मामले में हीरो या मतलब बेहतर है। तो कुछ मामलों में हम अभी भी हो सकता है कि हम फिसड्डी हो, और कुछ मामलों में हम बेहतर हैं, सिंपल यही मामला है। बिल्कुल और बार-बार अपनी कमियों को याद करना, अपनी कमियों को बताना इस तरह किसी कार्यक्रम में आकर या अ, आम बातचीत के दौरान तो ये भी अपनी एक अलग व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है कि आप इस तरह की बातें आप कह पाते हैं या लोग मान पाते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, ये आपका बड़कपन है जो आप ऐसा सोचते हैं। सेक्स वर्करों के लिए भी आपने आंदोलन किए हैं, बहुत कार्य किया है। तो ये कब किया आपने और इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये जो सेक्स वाला मुद्दा है ना, ये थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को अनईजी लगता है, सेक्स वर्कर्स वाला मामला, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है, लोग शर्म महसूस करते हैं इसके बारे में बात। मेरा ये कहना था कि जो सेक्स वर्कर्स हैं रेड लाइट एरिया में, जो वहां अपनी मर्जी से हैं और इस प्रोफेशन में इस अपनी मर्जी से हैं, बहुत सारे लोगों को ये शंका हो सकता है कि सेक्स वर्कर्स कोई अपनी मर्जी से क्यों बनती है। तो उन लोगों को खुद जाके सर्वे करना चाहिए कि सेक्स वर्कर्स बहुत सारी अपनी मर्जी से भी हैं। तो मैं चाहता था कि उनको लीगल राइट्स मिले। अब मान लिया कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री या पुरुष है, किसी कारणवश उसका विवाह नहीं हुआ, उसके पास कोई पार्टनर नहीं है, तो उसकी यौन तुष्टि का तो कोई माध्यम नहीं है। तो मेरा मानना ये था कि सेक्स वर्कर्स को राइट्स देने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए।
तो हमने एक संस्था की स्थापना की जो कि कोई एनजीओ नहीं है, ना कभी किसी से कोई चंदा लिया, इंडियंस फॉर सेक्सुअल लिबर्टीज। तो हमने उसके तत्वावधान में 2012 में सेक्सुअल फ्रीडम परेड करवाई थी जंतर मंतर पर। और हमारी ये डिमांड थी कि देश में रेड लाइट एरिया में प्रोस्टिट्यूशन को लीगल किया जाए, जिससे वे शोषण से बच सकें। बहुत सारे आप देख रहे हैं कि जेंडर रेशियो किस तरीके से गड़बड़ हो रहा है, अब यौन अपराध बढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि इनको आप लीगल स्टेटस क्यों नहीं देते, वो दलालों के शोषण से भी बचेंगे और पुलिस के शोषण से भी बचेंगे। और 2022 में मैंने वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जीबी रोड पर, और सारे सुप्रीम कोर्ट के जज को लेटर लिखा। अप्रैल में 21 अप्रैल को हमने सेक्सुअल फ्रीडम डे का आयोजन किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पर पहले से सू मोटो लेकर पीआईएल किया हुआ था, मतलब एक केस ऑलरेडी चल रहा था, कर्माकर वाला केस। तो मई में डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें हमारे लेटर जो हमने लिखा सुप्रीम कोर्ट को, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। और रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरा एक और मानना है कि जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही अजीबोगरीब टॉपिक लग सकता है, मेरा ये मानना है कि जो पोर्न है, मतलब लिखित फॉर्म में या वीडियोग्राफी में, अगर उसमें लोग सहमति से हैं तो इसको भी वैधता मिलनी चाहिए। इसका मैं एक कारण आपको बता रहा हूं। कोई किसी को जबरदस्ती दिखाए नहीं, लेकिन जब कोई कृत्य वैध हो सकता है तो उस कृत्य का चित्रण अवैध कैसे हो गया, मेरा सिंपल ये मानना है। हाँ, कोई किसी को जबरदस्ती दिखाए या उसको देखने के लिए बाध्य करे, उसमें गड़बड़ है। आप समझ रही ना मेरी बात? कत्ल करना, हत्या करना इलीगल है, लेकिन इसका डिपिक्शन दिखाना इलीगल नहीं है। तो जब एक सेक्स क्रिया जो कि नेचुरल प्रक्रिया है, तो इसका चित्रण इलीगल कैसे हो सकता है? मेरा सिर्फ यही सबसे बड़ा तर्क है। तो ये भी हमने डिमांड की थी, और मैं इस डिमांड को अभी भी लगा हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि ये ऐसा तो हो। क्या आपकी डिमांड सिर्फ पूरी हुई? एडल्ट्स के लिए। क्या आपकी डिमांड पूरी हुई, या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप गए थे? कहाँ गए थे आप? नहीं, मैं इस बारे में तो कहीं जा नहीं पाया, क्योंकि मैं एक निम्न मध्यम वर्ग का आदमी हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी जिंदगी में और भी बहुत सारी समस्याएं थी, बेरोजगारी वगैरह वगैरह। क्योंकि मैंने 16 साल इंटरव्यू दिया असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेकिन कहीं भी मेरा चयन नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं। और ऐसा अगर क्यों? ना ही मेरा एनजीओ था और ना ही मैं कभी किसी से चंदा मांगता था एक भी रुपया। तो लेकिन मैं अब इस स्थिति में आ चुका हूं कि मैं इस पे कुछ ना कुछ करने वाला हूं, क्योंकि हमारे देश में तो खजुराहो जैसे मंदिर दुर्भाग्य की बात है कि आप इतना एजुकेटेड होने के बाद, इतने विषयों के ज्ञाता होने के बाद, इस तरह की परिस्थितियां जब आपके साथ हैं, तो आम जनों के साथ क्या होगा, ये तो हम सोचकर घबरा रहे हैं। हाँ, अब तो मैंने इंटरव्यू देना भी छोड़ दिया। अब मुझे लगता है कि अब मैं 48 हो चुका हूं, तो कोई मतलब नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इस एज में। अब मेरा मानना है, फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब से भी रिजाइन किया, कि जितनी भी जिंदगी है उसको अपने हिसाब से जी जाए, एक्सप्लोर करने में, योगाभ्यास करने में, या अपने आप को बेहतर जानने में, और समाज के कल्याण के काम किए जाएं। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। अभी मैंने मार्च के महीने में एक आरटीआई फाइल की थी। मैं बंबई था 5-6 महीने, तो मैंने देखा वहां रेल में लोग और रेलवे लाइन पर बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा डाल देते हैं और कोई परवाह नहीं करता। तो मैंने एक आरटीआई फाइल की कि कितने लोगों को रेलवे ने दंडित किया, क्या क्या नियम उठाए। तो अभी 5 दिन पहले ही न्यूज आई है हिंदुस्तान टाइम्स में कि अप्रैल महीने में रेलवे ने 13 गुना, पिछले महीनों के मुकाबले 13 गुना ज्यादा लोगों को पे फाइन लगाया, जो रेल में कूड़ा फैला रहे थे रेलवे लाइन पर या स्टेशन पर। पूरे मुंबई में हुआ ऐसा। तो मेरी आरटीआई के कारण हुआ ऐसा। मेरी आरटीआई के कारण दिल्ली का जो रेड लाइट एरिया है वहां सीसीटीवी लगे हैं, और मेरी आरटीआई के कारण यूजीसी ने एक नई अपनी वेबसाइट भी बनाई है, और बहुत सारे कई काम मैंने करवाए हैं आरटीआई से। आरटीआई अभी भी बहुत अच्छा टूल है। अभी वैसे उसकी ताकत कम हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत जी। अच्छा टूल है। सर, एक बात और जानना चाहती हूँ, जैसे कि अभी यूजीसी नेट की बात चल रही थी, नेट की परीक्षा रद्द हो गई है। अभी हम खबर देख रहे हैं टीवी पर, और पेपर लीक होने की बातें आती है। हर साल कुछ ना कुछ इस तरह का होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा जगत में ये बहुत बड़ा एक
मुझे लगता है एक तरह का अभिशाप है जहाँ आप बच्चों को परेशान करते हैं। बच्चे इतनी तैयारियाँ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लगन से आगे बढ़ते हैं और इस तरह ऐन वक़्त पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा सिर्फ़ डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होते, बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं और जो परिजन है वो भी परेशान होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नीट की जो परीक्षा है, जो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा है नीट, वो नेट से अलग है। शायद आप त्रुटि हो गई, तो वो रद्द होना, 22 लाख बच्चे अपीयर होने थे उसमें, मतलब, और वो हुए और रद्द हो गई। तो ये बहुत ही शॉकिंग घटना है। अब सोचिए उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी और उन 22 लाख बच्चों पर जो उस परीक्षा में अपीयर हुए हैं, फिर वो दोबारा जाएंगे, फिर से प्रयास करेंगे, और पहले भी क्या पता कितनी बार पेपर लीक हुआ होगा, और जो अयोग्य छात्र हैं वो सेलेक्ट हो चुके होंगे, कितने योग्य छात्र सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। तो ये बहुत ही पीड़ादायक है। और 2 साल पहले तो यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मैंने 13 सब्जेक्ट में पास किया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की मिनिमम एलिजिबिलिटी है भारतीय विश्वविद्यालयों में, उसकी परीक्षा भी लीक हुई थी। तो जहां तक मुझे पता है किसी भी दोषी को सजा नहीं दी गई। पूरा का पूरा जो तंत्र है वो एक भ्रष्ट सिस्टम के रूप में काम कर रहा है, और इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एनटीए के जो जितनी भी परीक्षाएं ये कैसे लीक हो जा रही है। ये एसएससी की परीक्षा लीक हो गई, नेट की परीक्षा लीक हो गई, नीट की परीक्षा लीक हो गई, कई राज्यों के जो सर भर्ती बोर्ड है उनकी परीक्षाएं लीक हो गई। सर वही बात हो तो ये गई, बहुत ही घर का दुर्भाग्य। भेदी लंका ढाए, कह सकते हैं। कह हाँ हाँ, सकते हैं बिल्कुल लोग। दुर्भाग्य। और दूसरी बात ये है कि एक बात और हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। राजीव जी बहुत-बहुत अभिवादन है आपका। अ, सर एक बात और कि इतनी पढ़ाई, इतनी योग्यता प्राप्त करने के बाद आपका उद्देश्य क्या रहा? क्या चाहते हैं आप? देखिए मैडम, मैं जो अ, शुरू में मैंने जो वाकई में जो मैं बताऊं आपको, मेरा कभी भी पढ़ाई करने का ये उद्देश्य नहीं रहा कि मैं पर्टिकुलर कोई परीक्षा पास करूं या मतलब अपने आप को साबित करूं। ये सब कुछ होता चला गया, अपने आप होता चला गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दूंगा। मुझे लगता था कि हाँ, मैं शायद कभी सिविल सर्वेंट बन सकता हूँ, और यूपीएससी मैंने 2 बार सीपीएफ निकाला भी है। मैंने गया नहीं अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे एकेडमिक्स में ही जाना था। लेकिन इसके पीछे मैंने बताया कि मेरी रुचि है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पढ़ता हूँ। मेरी जानने की जिज्ञासा होती है कि यहाँ क्या था, कैसे था, कुछ भी हो, तो ये जिज्ञासा बस मैं इतना ज्यादा पढ़ लिया। तो सर आगे की ज्ञान। जो योजनाएं आपकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल सही कहा, इतने सारे विषयों को चुनना और इतने सारे विषयों में उत्तीर्ण होना ज्ञान प्राप्त करने का एक जरिया है, और जिस तरह से आप कर रहे हैं ये बड़ी उपलब्धि है और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा भी है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? क्या करना चाहते हैं, या उन बच्चों के लिए या कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों, बहुत माँ-बाप ऐसे हों, कार्यक्रम को देखने के बाद अगर जहाँ भी ये वीडियो जाए, तो सोचेंगे कि दूसरा लक्ष्मण सिंह क्यों ना तैयार हो। तो उसके लिए क्या योजनाएँ हैं? क्या क्या आप समाज को, क्योंकि समाज शास्त्र और समाज से जुड़ा हुआ आपका जीवन रहा है, तो समाज को क्या देना चाहते हैं? पहली बात तो मैं एक्टिविज्म के माध्यम से अपने आप समाज में बदलाव लाना चाहता हूँ। जैसे मैं आरटीआई फाइल करता हूँ, अभी बहुत सारे मुद्दों पर मेरी आरटीआई है। अभी मैंने आरटीआई फाइल की थी कि जो दिल्ली में 3 कूड़े के बड़े पहाड़ हैं, कि इस कूड़े का निस्तारण कैसे हो रहा है। और दिल्ली जैसे शहर में जो कि एक बहुत शर्मनाक बात है, जो हमारे देश की राजधानी है, तो राष्ट्रीय शर्म के ये शर्म का पहाड़ बना दिया है आपने। ये कूड़ा नहीं है, ये राष्ट्रीय शर्म है। तो उसका जवाब आना अभी बाकी है। उन्होंने मुझे रिमाइंडर वो भेजा है, एक्नॉलेजमेंट कि हमें आपकी आरटीआई मिल गई है। तो मैं आरटीआई के माध्यम से या इस सब के जन जागरण के माध्यम से मैं बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लोगों को हमारे देश में अपने राइट्स पता लगने चाहिए। लोगों को लगता है कि सरकार अगर हमारे लिए कुछ करती है तो वो एहसान करती है, जबकि वो एहसान नहीं करती, वो हमारा हक होता है। जैसे कि मैंने देखा कि सरकार इस तरह के शब्द यूज करती है, जनता दरबार। मतलब जनता दरबार मतलब मंत्री या कोई भी नेता है उसका दरबार है, जैसे कि सामंतवाद चल रहा हो या रजवाड़े चल रहे हो।
तो इस तरह की जो भाषा है, या अभी मैं एक डीएम ऑफिस में गया तो मैंने देखा वहां जनता दर्शन, जैसे जहांगीर के टाइम पे झरोखा दर्शन होता था, इसके खिलाफ मैं आज ही रात डीओपीटी में फाइल दायर करने वाला हूं कि ये क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं है इस तरह की भाषा? जनता दरबार, जनता दर्शन, या ये जो मतलब जितना भी ऑफिशियल्स हैं या जो नेता हैं, ये एक सामंत की तरह व्यवहार करते हैं हम जनता के साथ। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो खैर हमारी जनता ही है इसके लिए, लेकिन जनता तो बेचारी, मतलब भेड़ तो नहीं मैं कहूंगा क्योंकि वो जानवरों से तुलना ठीक नहीं है, लेकिन वो कम प्रिविलेज है, मतलब वो ज्यादा जानते नहीं है अपने अधिकारों के लिए, पता नहीं है। लेकिन हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य है कि हम अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपने तर्कों के माध्यम से और विश्लेषण के माध्यम से हम इस बड़े समाज में बड़े बदलाव लाएं, और तभी हमारी पढ़ाई की उपयोगिता है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इंटरनेट पे अभी सारी जानकारी उपलब्ध है, तो अगर हम उस अपने अध्ययन को मत के, उस ज्ञान को मत के उससे मक्खन नहीं निकाल पा रहे ना कुछ, तो फिर हम एक छोटे मोटे सर्च इंजन से ज्यादा कुछ नहीं हमारी पढ़ाई की उपयोगिता होगी। सिंपल मेरा ही मानना है कि उस पढ़ाई का कोई उपयोग नहीं है कि जो समाज में अपने लिए या मतलब एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जीवन में बदलाव ना ला पाए। यही मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और सर आपने हॉलीवुड में भी काम किया है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या था, वो कौन सी फिल्म थी, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्या था? मेरी एक दोस्त है रानू सिन्हा, जो यूएस में सेटल्ड है, उसने जेएनयू से पीएचडी की है। पिछले 22 साल से वो अमेरिकन नागरिक है और हॉलीवुड में एक्टिव है। तो उससे मेरी कई साल से बात चल रही थी, क्योंकि फिल्म स्टडीज मेरा विषय रहा है। मैंने मारवाड़ स्टूडियो में भी पढ़ाया है फिल्म स्टडीज के टीचर के रूप में 2010 में। और फिल्म स्टडीज भी मेरे बहुत सारे विषयों में से एक विषय है जो जिसमें यूजीसी नेट नहीं होता, लेकिन वो भी मेरा विषय है। मैं उसका विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ। तो उसी में मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की भूमिका का निर्वाह किया। ये जो भारत से लोग जाते हैं डंकी रूट के माध्यम से और डॉलर की चाह में या बहुत अच्छे जीवन की चाह में, उस फिल्म का कथानक यही है। फिल्म का नाम है स्वेट पैंट्स। फिल्म बन के तैयार हो चुकी है और 2-4 महीने में जल्दी ही हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज करने वाले हैं। और इसमें भारतीय भी हैं कलाकार, इसमें चाइनीज भी हैं, चाइनीज अमेरिकन हैं, मैक्सिकन हैं, और इसमें ईरानियन अमेरिकन भी हैं, और जो मेन स्ट्रीम वाइट अमेरिकन हैं वो भी हैं। तो ये उसके बारे में है। तो मैं उसी का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। तो मैंने फिल्म की स्टोरी और बहुत सारे मुद्दों पर काफ़ी अपना सहयोग दिया, तो इस वजह से मुझे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का ओहदा मिला। बिल्कुल। सर कार्यक्रम जब हमने शुरू किया था तो आपने एक बात का ज़िक्र किया कि आप अविवाहित हैं, आपने शादी नहीं की। तो हम जानना चाहते हैं आपने शादी क्यों नहीं की? क्या बेड़ियाँ थीं? क्या आपको लग रहा था कि आप ठीक से उड़ नहीं पाएँगे, जितना ज़्यादा आप आगे जाना चाहते हैं, जा नहीं पाएँगे, इसलिए शादी नहीं की? कि किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते? जब मैं 13-14 साल का था तो मेरे दिमाग में एक फंटेसी थी, फ्यूचर फंटेसी। मैं एक सच्चा साधु बनना चाहता था, एक बाबा, रियल वाला, मतलब जो पावर हंग्री ना हो और जो वेंडरिंग मॉन्क हो, एक सन्यास साधु की तरह जो घूमता रहे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं साधु बनूंगा, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं विवाह बन गया तो मेरी साधु बनने की जो इच्छा है वो अपूर्ण रह जाएगी। लेकिन बाद में ऐसा नहीं है कि मैंने महिलाओं के साथ मेरे संबंध नहीं रहे, मेरे रहे हैं संबंध। मैं कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से प्रेम करके विवाह का वादा नहीं किया, या मैं कभी कोई लड़की देखने नहीं गया सरकारी नौकरी में होने के बावजूद। मतलब मुझे लगता था कि जिस राह पे चलना नहीं है उसके बारे में सोचना भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसा नहीं है कि विवाह की संस्था के लिए सभी लोग बने हैं। उसमें 20-30% लोग ऐसे भी होते हैं, या कभी कभी शादीशुदा लोगों से पूछोगे तो बोलेंगे कि 90% लोग ऐसे होते हैं जो विवाह के लिए नहीं बने होते, लेकिन परिवार के दबाववश, कहते हैं दोस्तों फँस के गए, दबाव शादी विवाह करके कर। फँस गए। हाँ हाँ। तो हम, और मैं खुश हूं। लोग बोलते हैं कि शादी का लड्डू जिसने खाया नहीं पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो हमने नहीं खाया तो हम तो बिल्कुल नहीं पछता रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें खाना भी नहीं है। कोई कितना भी दहेज ले आए, कोई कुछ भी प्रलोभन दे, कभी नहीं करेंगे। मतलब
दृढ़ निश्चय सर, है। आपने नृवंश विज्ञान के बारे में लिखा है अपने परिचय में। ये ऐसे-ऐसे विषय पर शोध करना, ऐसे-ऐसे विषय को चुनना, ये एक असाधारण व्यक्तित्व को दर्शाता है। ऐसे-ऐसे विषय कहाँ से आपके दिमाग में आते हैं कि मुझे एकदम अलग ही ट्रैक पे चलना है, ऐसा कैसे? कौन सा विषय बोला आपने? नृवंश विज्ञान। नृवंश, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये मानव का इतिहास है कि मानव की जो शरीर है वो किस तरीके से डेवलप हुआ। एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है इसको आंग्ल भाषा में, तो नृशास्त्र कहा जाता है इसे वैसे तो बेसिकली। तो मेरी जानने की इच्छा है, मेरी जातियों के बारे में जानने की इच्छा है, उनकी सोशल हिस्ट्री जानने की इच्छा होती है कि कौन कम्युनिटी कहाँ से आई और किस तरीके से कोई कम्युनिटी बनी। तो मुझे सोशल हिस्ट्री में मेरा बहुत इंटरेस्ट है और हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ये कैसे इवोल्व हुई। और कल 2-3 दिन पहले मेरा कोई पॉडकास्ट रिलीज हो रहा था, तो किसी ने मेरे से पूछा कि मूल निवासी कौन है, तो मैंने बोला कि भारत में तो आधुनिक मानव आया ही 80,000 साल पहले है अफ्रीका से। अगर मैं एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ तो कोई भी मूल निवासी नहीं है उस हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर भारत के सबसे पुराने मूल निवासियों की बात करी जाएगी तो वो अंडमान निकोबार आइलैंड के आदिवासी हैं जो 60,000 साल से उन द्वीप समूहों पर वहां लगातार रह रहे हैं। और फिर मैंने उनको ये जवाब दिया कि भारत का सच्चा नागरिक वही है जिसका संवैधानिक मूल्यों में विश्वास है और वो इस देश को अपना मानता है। बाकी कौन पहले आया कौन बाद में गया ये सब पॉलिटिकल बहस हो सकती है, ये पॉलिटिकल मुद्दे हो सकते हैं, मूल निवासी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी वगैरह वगैरह। लेकिन अब तो डीएनए टेस्टिंग से प्रूव हो जाता है कि कौन कहां से आया है या 1000 साल पहले आपके पूर्वज कहाँ थे। जी, और जी, भविष्य में बिल्कुल। डीएनए टेस्टिंग मजबूत हो जाएगी तो और भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो बस मेरा सोशल हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट था, तो इस वजह से मैं ये नृशास्त्र या नृवंश विज्ञान जो तो एंथ्रोपोलॉजी है सर, इसमें मेरी रुचि। बिल्कुल, बिल्कुल इतनी बातें हमने की, लेकिन हम थोड़ा-सा कार्यक्रम को थोड़ा-सा अलग रुख में लेकर चलना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपका बचपन कैसा बीता? जब मेरी माताजी का देहांत हो गया, 4 साल का था मैं, तो मुझे पहले समझ ही नहीं आया। मुझे बताया गया कि माँ जो है वो अस्पताल में है या कहीं गाँव गई हुई है। तो 6-7 महीने तक मुझे लगता रहा कि शायद वो वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो बहुत बाद में मुझे ये जीवन की एक तल्ख सच्चाई का एहसास हुआ कि जो जिसका देहांत हो जाता है, बाद में कुछ लोगों ने बोल दिया कि नहीं तुम्हारी माँ तो मर गई है। तो मेरा बचपन वैसे ठीक गुजरा क्योंकि मेरे 4 बड़े भाई थे, तो सब मुझे बहुत प्यार करते थे, 2 बड़ी बहनें और पिताजी और मेरी दादी और काफ़ी लोग। तो मेरा बचपन अभाव में तो नहीं गुजरा बिल्कुल भी, मतलब जो एक आर्थिक अभाव वगैरह तो नहीं गुजरा। लेकिन हाँ, फिर मैं धीरे-धीरे माँ, क्योंकि 4 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उसकी जो स्मृतियाँ होती हैं, क्योंकि आपने जब किसी चीज़ को चखा ही नहीं है, तो आप उसे मिस भी नहीं करोगे। तो माता से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा स्मृतियाँ नहीं रही, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा मिस भी नहीं किया, बहुत कम स्मृतियाँ थी। मैं 4 साल 26 दिन का था तब। बाकी बचपन ठीक गुजरा। और बचपन में मैं पढ़ता बहुत तेज़ था। मैं मतलब फिसड्डी ज़रूर था, लेकिन मेरी हिंदी पढ़ने की स्पीड बहुत तेज़ थी। अभी भी मेरी स्पीड बहुत तेज़ है। अगर मैं तेज़ी से पढ़ना चाहूँ तो मैं 1000 या 1500 वर्ड पर मिनट पढ़ लेता हूँ, जो कि मेरी अरे स्पीड बाप है। रे! क्या बात क्या बात हाँ, है। सर, ये एक बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है और मैडम। जी, ये एक वर्ल्ड चीज़ रिकॉर्ड और जो मैं है वो जानना 25 जी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 25,000 वर्ड पर मिनट का है। बाप रे! क्या बात है। नहीं, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ कि अ, फिसड्डी होना, बैक बेंचर होना या पीछे बैठना या ठीक से पढ़ाई नहीं करना, इसके पीछे ऐसा कौन-सा कारण था आपकी समझ में, जो अब आप समझ पा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था, इसलिए मैं ऐसा था? क्या कुछ याद है या कुछ बता पाएँगे हमें कि ऐसा क्यों होता था? क्या पढ़ने में मन नहीं लगता था और मन लगा तो कब से लगना शुरू हुआ? मैडम इसमें ईमानदारी से बताऊं, एक बार मेरे बड़े भाई मुझे अंग्रेजी में समझा रहे थे, ये डिड नोट वाला, ये अंग्रेजी का फार्मूला। मैं ईमानदारी से बताऊं, उन्होंने मुझे 2 घंटे समझाया, मुझे समझ ही नहीं आया। उन्होंने मेरे से बार बार पूछा कि इसका मतलब ये है, मुझे याद करवा दिया। तो कुछ कुछ बच्चे हैं ना, तो वो लेट ब्लूमर भी बोलते हैं उनको, जो जिनको समझ में नहीं आता है। अब प्रेमचंद जी भी गणित में फेल हो गए थे, या बहुत सारे ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं जो
रामानुज थे, वो सिर्फ गणित के प्रकांड विद्वान थे, बाकी सब सब्जेक्ट में वो फेल होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो मैं गणित में, चित्रकला में और अंग्रेजी में मैं फेल होता था, क्योंकि मैं ग्रामर में बहुत वीक रहा हूँ। और अभी मैंने चित्रकारी करनी शुरू कर दी है, तो मैंने देखा कि जो विषय मेरे लिए बचपन में बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरी कला इतिहास में पीएचडी है और मेरे एमए भी आर्ट क्रिटिसिज्म में, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर प्रैक्टिस करें तो हो सकता है। ध्यान देने की जरूरत होती है, और सर कभी कभी एक बात, बच्चों की रुचि नहीं भी होती है, जी एक बात और रुचि भी है, नहीं होती। जब आप जिस समय रुचि नहीं थी, जिस समय आप फेलियर कहे जाते थे या फिसड्डी जैसे आपने शब्द का प्रयोग किया, परिवार का कैसा सहयोग रहा आपके साथ? क्योंकि जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो परिवार का एक प्रेशर भी होता है, पढ़ो, 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 क्यों नहीं पढ़ पाते हो, क्यों नहीं कर पाते हो? या मान लीजिए जैसे आजकल पीटीएम है, हम जाते हैं अपने बच्चों के स्कूल, तो वहाँ पे टीचर का एक रहता है खौफ कि मतलब वो बताना चाहते हैं किस तरह से बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो परिवार का जो एक सहयोग या फिर एक असहयोग आंदोलन अगर मैं कहूँ, क्यों नहीं पढ़ता है तू, पढ़ ले अच्छे से, पढ़ेगा नहीं तो कुछ करेगा नहीं, इस तरह की जो भावनाएँ आती हैं परिवार की ओर से, आपके साथ कैसा था? हाँ, मेरे परिवार में भी थोड़ा ऐसा कुछ था, लेकिन मेरा परिवार थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक कंडीशन में रहा। मेरे पिता सरकारी सेवा में थे और हमारे घर में जमीन भी रही है। तो लेकिन जब मैं फेल होने लगा बार बार, तो बोला कि उस समय 90s की शुरुआती दौर था, 93 94 की बात है। तो बोले कि तुझको मतलब हम जल्दी से पीसीओ खुलवा देंगे या चूना भट्टी का काम शुरू करेंगे, जहाँ बुझा हुआ चूना बनाया जाता है, तो इस तरह का कुछ काम करेंगे। और जब मैं बीए में 3rd डिवीजन 2-3 बार फेल हो गया, तो मैंने फ्लाइट स्टीवार्ड भी बनने की कोशिश की। मैं उससे मैं काफी हैंडसम था, अभी तो मैं मतलब एज भी हो गई है और मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी और मैं मुस्कुराता रहता था हमेशा। तो मैंने फ्रैंकफिन एक इंस्टीट्यूट है, वहां से 15 दिन का कोर्स भी किया था कि वो तो फ्लाइट आप भी स्टीवार्ड बन। मुस्कुराते हैं। हाँ, तो मतलब मुझे बिल्कुल हताशा थी कि मतलब मुझे लग रहा था कि ये भी नहीं हो रही तो कहीं से कम फ्लाइट स्टीवर्ड, लेकिन मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं मेरा 2 बार यूपीएससी मैंने पास किया, सेंट्रल पुलिस फोर्स एग्जाम, लेकिन तब तक मैं थोड़ा सा साउंड हो चुका था, मुझे लगा नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। तो फिर मैंने एमए किया और फिर मेरा नेट भी हो गया था, तो फिर मैंने छोड़ दिया वो फ्लाइट स्टीवर्ड या बाकी जो पेशे थे। सिविल सर्विस को कभी सीरियसली नहीं लिया, अगर लेता, क्योंकि मेरे अंदर पैसे या पावर की भूख नहीं है, अगर लिया होता तो मैं कभी का बहुत आराम से सिविल सर्वेंट बन गया होता। क्योंकि बल्कि अब तो यूपीएससी के तो करंट सर अफेयर्स में मेरे बारे मान में लेते पढ़ाया हैं भी गया इतनी, जी, सर इतनी पढ़ाई आपने की, इतना सब कुछ किया, कभी ये बात खलती नहीं है कि मैं किसी बड़े पद पर होता, आज नहीं हूँ, है। ना ना कभी ऐसा? ना ना, अगर ऐसा महसूस होता तो मैं आराम से मैं सिविल सर्वेंट बन गया होता। मुझे मुझे पढ़ने में और घूमने में मजा आता है। जब मैं कभी मैंने सीरियसली अटेम्प्ट नहीं दिए, देता तो मैं पक्का हो जाता। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, एक तो मुझे आज़ादी पसंद है, जिसकी वजह से मैंने शादी नहीं की। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मैंने ट्रांसलेटर की नौकरी भी अनुवाद वाली जो कर ली थी, अनुवाद भाषा अधिकारी वाली, क्योंकि उसमें मुझे पास काम बहुत कम था और मैं पढ़ता रहता था बैठकर। और 2017-18 से मेरी तरक्की शुरू हुई। उससे पहले मैं मतलब मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी, मतलब जो मेरा नेट के जो रिकॉर्ड बनने शुरू हुए, तब तक मैं मतलब सिविल के लिए, और लेकिन मुझे ना तो पावर की भूख है ना पैसे की भूख है। अगर सर एक होती तो बात, मैं बन गया होता। सर एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, इतनी पढ़ाई कर ली आपने, इतने सारे जो कीर्तिमान आपके नाम है, तो भारत सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन या कुछ इस तरह से कोई अवार्ड? कुछ नहीं, बस मैंने डांस में जेआरएफ पास किया था 2010 में। तो जेआरएफ तो एक किस्म की प्रतियोगिता है, मतलब मैंने इंडिया में टॉप किया था डांस में, मतलब लिखित में। तो मुझे फेलोशिप मिली है, बाकी कुछ तो कभी कुछ मिला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जब मैं ईरान गया, तो जब उन लोगों ने देखा कि आदमी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इसकी जबरदस्त नॉलेज है, तो मैं वहां की शीर्ष थिंक टैंक का पार्ट हो गया था 3 महीने के अंदर। और ईरान टीवी पे मेरे कई बार कार्यक्रम आए, क्योंकि 13 सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तो मेरी मतलब डिक्लेयर्ड क्वालिफिकेशन है। इसके इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं 25 और विषय में नेट पास निकाल दूंगा, और मेरा टारगेट है करीब 25, मिनिमम 25 सब्जेक्ट में नेट पास करने का। मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचना चाहते हैं आप? नहीं, मेरा रिकॉर्ड बनाना तो मकसद नहीं है। मैंने तो चैलेंज किया था
चैलेंज इस वजह से नहीं किया था कि मैं किसी को नीचा ठहरा रहा हूं। मेरा चैलेंज इस आधार पे था कि जब हमारे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होता है तो 5-6 लोगों का बोर्ड बैठता है और वो किसी को भी डिसाइड कर लेते हैं और उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। तो मैंने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि तुम पूरी दुनिया से किसी को भी लेके आओ और मेरा 81 सब्जेक्ट्स के कंबाइंड टेस्ट में मुकाबला करवा के देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात मुद्दे को लेकर कि हमारे देश में भेदभाव है और प्रतिभाओं को उचित सम्मान नहीं मिलता है। तो क्या कुछ हुआ अगर आपने इस तरह से चैलेंज नहीं, किया? छोटी सी न्यूज बनी। हमारे देश में ना फिलहाल जो ज्ञान के पीछे नहीं है लोग, यहाँ पैसे के पीछे भाग रहे हैं लोग, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि अमेरिका जो पूरी दुनिया का सिरमौर देश है, वो हर देश के टैलेंटेड लोगों को अपने यहाँ बुलाकर उनके ज्ञान का सदुपयोग कर रहा है। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो अमेरिका जा रहे हैं ना, वो उनकी नौकरी कर रहे हैं, वो इनोवेशन नहीं कर रहे, वो उन कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, उनकी कोई इनोवेशन नहीं है। आईआईटी कोई इनोवेशन नहीं कर रही, कोई नया आइडिया नहीं लेके आ रहे वो लोग। आजकल के युवाओं की, जैसे मैंने बोला कि सेक्सुअल फ्रीडम वाली बात, आधी से ज्यादा एनर्जी तो सेक्स के बारे में सोचने में खर्च हो रही है। बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? या इनके बारे में बताया ही नहीं जा रहा। मतलब लोग अपनी बहू बेटियों के सामने माँ बहन की गाली दे देंगे, लेकिन उनको ये नहीं बताएंगे कि सेक्सुअल अब्यूज से कैसे बचना है, या किसी गलत रिश्ते में पड़ने से कैसे बचना है। तो इन सब जो मुद्दे, इस पर कोई बात ही नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन कहा जाता है कि बड़े सौभाग्य से मिलता है, और अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें शुक्र मनाना चाहिए जिसमें भी आप विश्वास करते हैं। और हमें समाज में, या समाज में ही नहीं, पूरे प्राणी जगत के लिए मतलब बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच रखते हुए काम करने चाहिए और विश्व के कल्याण की कामना करना चाहिए, समस्त प्राणी जगत के कल्याण की कामना करनी चाहिए और अपनी ऊर्जा और ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर विचार और इतनी सारी उपलब्धियों को समेटे आपका व्यक्तित्व। हमसे बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो तक पहुंचने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार पूरी टीम की ओर से। बहुत सारी शुभकामनाएँ, उज्ज्वल भविष्य की कामना। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और जिस 25 विषयों के बारे में अभी आपने कहा, 25 नहीं 50, जब तक आपकी क्षमता है पढ़ने की, आप ज़रूर पढ़ें और हम इसी तरह आपकी कीर्तिमान देखते रहें। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार हमसे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करें। जो नए व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। अगली बार फिर नए किरदार के साथ आऊँगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।